हमारी अधूरी कहानी। माँ के मुसलसल फ़ोन आ रहे थे। 3 माह हो गए माँ से मुलाकात नहीं हुई थी। जब अपनी बेबा मसरूफियात से छुट्टियाँ मिली तो सोचा यार दोस्तों के पास जाया जाए। हफ्ता 10 दिन के बाद फिर माँ को सलाम करने पहाड़ों के बीच अपने गाँव का चक्कर लगा लूँगा और 2 माह की होश में गुजार लूँगा। मेरा इलाका जो चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है, वहाँ की ज़िंदगी भी एक कैद जैसी महसूस होती है, जहाँ आज बीमार दौलत पर राज करता है। मर्दों की इस दुनिया में औरत आज भी बेटों के सामने जाती है तो सर पर दुपट्टा ठीक करके और बेटों को खुद खाना खिलाकर उनसे डरते डरते उनकी तबीयत पूछती है। मैं अपनी माँ का वाहिद दोस्त और बेटे नुमा बेटा हूँ जिसमें माँ की पूरी ज़िंदगी समोई है। मैंने 3 साल की उम्र में माँ ने मुझे खुद से जुदा करके पढ़ने के वास्ते दूर भेज दिया ताकि ख़ानदानी दुश्मनी में मेरे को कोई मार ना सके और ढोल बजाकर खुशियाँ ना मनाए कि आज हमने दुश्मन के जवान जहान बेटे को मार गिराया है। बड़े भाई को 25 साल बेशतर रूस भेजा गया कि वहाँ कम अज़ कम महफूज तो रहेगा। 25 साल माँ अपने बेटे का इंतज़ार करती रही, एक दिन वो आएगा, मगर आज तक वो पलट कर वापस नहीं आया। भैया को वापस बुलवा लो। वो फ़ौरन ही मेरे मुंह पर हाथ रख देती। पागल हो गए और रूस में, ठीक है ना, मेरा क्या कसूर। आज ज़िंदा हूँ, कल मर जाऊँगी। यहाँ कोई उसको मार देगा, उसे वहाँ पर अपनी सांसें जीने के लिए रहने दो। गाँव से मुँह अंधेरे रुखसत कर देती कि दिन की रोशनी में दुश्मन का वार कभी खाली नहीं जाता। मैं कभी कभार माँ से गिला करता हूँ कि आपने मुझे कभी ममता दी ही नहीं। आगे से वो बोलती कि मेरी जान तुम बस ज़िंदा रहो, मेरे लिए यही काफ़ी है। अगर कभी मैं माँ को अपने पास शहर आने का कहता कि आकर कुछ दिन रहे मेरे पास, तो वो ये कहकर लाजवाब कर देती कि यहाँ तेरे बूढ़े बाप को भी तो देखना पड़ता है। 2 माह की छुट्टियाँ मंजूर हुई तो लाहौर और इस्लामाबाद अपने दोस्तों के पास चला गया। मैंने तो 2 दिन भी गाँव नहीं रहने देना था। सोचा 10-12 दिन वे ऐसे ही आवारागर्दी में गुजार दूँ। 2 दिन बाद अम्मा जब दोबारा गांव से चलता करेगी तो तब की तब फिर देखी जाएगी। रात 10 बजे अम्मा का फ़ोन आया। मैं परेशान हो गया। अल्लाह खैर करे, गाँव में इस वक्त सब सो रहे होते हैं। मैंने उस वक्त फ़ोन किया कि डरते डरते फ़ोन उठाया। अम्मा बोली बेटा दिल घबरा रहा है, सोचा तुमसे बातें कर लूँ। मैंने बेहतरीन पूछा हिटलर ने कुछ उल्टा सीधा बोला है कि? अम्मा की आवाज़ रुंध सी गई। बोली नहीं बेटा, बस ऐसे ही तेरी याद आ रही है। अच्छा सो जाओ। मेरा माथा ठनका। पूछा अम्मा क्या हुआ है? कहने लगी बस जल्दी से आ, तुझे देख लूँ। मैंने हंसकर फ़ोन बंद कर दिया कि कल जाऊँगा तो फिर 2 दिन बाद गांव से चलता करेगी। सोचा 2-3 दिन बाद चला जाऊँगा। सुबह दोस्तों के साथ फिर से मसरूफ़ हो गया। दोपहर को फिर अम्मा का फ़ोन आ गया, बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैंने जवाब दिया अम्मा आप भी फजूल में परेशान हो जाती, मुझे क्या होना। अम्मा मज़ल ख्वाना लहजे में बोली बेटा आ जाओ ना, बड़ी याद आ रही है तेरी। ये कहते हुए वो ससक पड़ी। मैंने परेशान होकर पूछा अम्मा आपका हिटलर शोर कहाँ है? जवाब दिया वो कहीं गया हुआ है। खैर छोड़े उसे, तुम बताओ कि कब आ रहे हो? मैंने तसबास के आलम में जवाब दिया अम्मा आ जाऊँगा। कौन सा आपने मुझे 2 माह अपने पास रखना है? मैंने फ़ोन बंद किया। अगले 2 दिन दोस्तों के साथ मरी जाने का प्रोग्राम बनाया। ठीक 9 बजे अम्मा का फ़ोन आ गया। फ़ोन उठाते ही मैंने पूछा अम्मा खैर तो है? बड़ी याद आ रही है आजकल मेरी। एकदम से बोली तुम ठीक तो हो ना? मैंने हंसते हुए जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्तों के साथ मरी जा रहा हूँ। ये सुनना था कि माँ ज़ख्मी शेर की तरह धाड़ी, तुम भी अपने भाई की तरह बेहिस हो गया। कब से बुला रही हूँ, तुम क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? थक गई हूँ तुम लोगों को रोते रोते। मैं दम साधे उनको सुनता चला गया। मैंने माँ को कभी भी इतना कमज़ोर और बिखरा हुआ नहीं देखा था। धड़कते दिल के साथ अम्मा से पूछा अम्मा सब खैरियत तो है ना? रोते हुए बोली तेरी याद आ रही है बगैरत, तू समझता क्यों नहीं? अम्मा के आंसू जैसे मेरे दिल पर बह जा रहे थे। दोस्तों से इजाज़त ली और अपने गाँव रवाना हो गया। आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। अम्मा ने हम दोनों भाइयों पर बहुत जुल्म किए, खुद से में अलग रखा। अम्मा को हर वक्त ये डर रहता था कि शायद वो भी अपनी दीवारियों की तरह खून में लथपथ बेटों को देखने का हौसला नहीं रखती थी। मगर मेरे ख़ानदान में आज भी 30-40 नौजवान हैं जो ज़िंदा हैं। इनकी माओं ने तो कभी भी इनको खुद से दूर नहीं रखा। हम दोनों भाई बचपन से माँ की आगोश के लिए तरसते रहे। बड़े भाई तो ये भी भूल गए कि उनकी एक माँ भी है जो खैबर पख्तूनख्वा के संगलाख पहाड़ों के बीच एक जेलनुमा गाँव में उसका रास्ता देखते देखते थक गई है। भैया ने वहीं शादी कर ली। अब तो उसके बच्चे भी जवान होने लगे, मगर पलट कर उसने कभी माँ की खबर नहीं ली। शायद वो माँ को यही सज़ा देने पर तुला हुआ था कि जब उसको माँ की ज़रूरत पड़ी थी तो तकिए में मुँह छुपा कर रो लेता था। मगर मैं हमेशा 6 माह बाद चुपके से माँ का दीदार करके आ जाता हूँ। अब्बा बड़े
सख्त मिजाज थे, हमारी कभी उनसे बात करने की हिम्मत तक नहीं होती। ये सब सोचते हुए रात के अंधेरे में कब गाँव पहुँचा पता ही नहीं चला। माँ दरवाजे के साथ लगी मेरा रास्ता तक रही थी। जैसे ही मुझे देखा तो मेरे सीने से लग गई और खामोश आंसुओं से रोने लगी। मैंने भीगते हुए लहजे में माँ से पूछा, सब खैरियत तो है? तो माँ आंसुओं के बीच मुस्कुरा कर बोली, क्या मैं अपने बेटों को बुला भी नहीं सकती? क्या इतना भी हक नहीं है कि मुझे कमरे में बैठे हम माँ बेटा बातें कर रहे थे कि माँ के फ़ोन की स्क्रीन पर एक नंबर जगमगाया। नंबर तवील था। मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया। मास्को से कौन अम्मा को फ़ोन कर सकता है? हेलो बोलते ही आगे से अब्बा की लरजती हुई आवाज़ आई, परसों मैं तुम्हारे बेटे को लेकर आ रहा हूँ, दूसरा बेटा घर पहुँच गया है। मैं दम साधे फ़ोन सुन रहा था। मज़ीद बोले, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बस दुआ करना आसिफ को तुम बस एक बार ज़िंदा देख सको, और हाँ उसके बच्चे भी साथ में आ रहे हैं। फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया। हम माँ बेटा एक दूसरे को खामोशी से तक रहे थे। वक्त अपनी जगह साकित हो चुका था। माँ की सरगोशी नुमा आवाज़ कमरे में गूंजने लगी, तेरे भैया का ट्यूमर दिमाग के नीचे वाले हिस्से में है, लिहाजा नाकाबिल इलाज है। तेरे अब्बा को मैंने वहाँ भेजा कि वो मेरे आसिफ को अपने साथ लेकर आए। कम अज़ कम बेटे को देख तो लूँगी। तुझे अपनी बेटी समझती हूँ, तुम मुझे संभाल सकोगे ना? मैं सामने लालटीन की जर्द लू को देख रहा था जो हमारी उम्मीदों की तरह टटमटा रही थी। माँ को कैसे बताता कि माँ तो कोई मेरा बड़ा भाई नहीं है जो मुझे संभाले। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा मैं हूँ ना। अम्मा ने सारे लाया और उसकी झकमक आंखों से बहते दो आंसू उनके कांपते होंठों में कहीं जज़ब हो गए। हम दोनों माँ बेटा दीवार के साथ टेक लगाकर एक दूसरे को खाली नज़रों से देखते रहे कि अचानक मॉल में झिंगरों के मातम ज़दा आवाज़ें गूंजने लगी और कमरे में तेज़ हवा का झोंका आया और लालटीन की जर्द रोशनी भी बुझ गई। शायद उनके यहाँ भी आज कोई माँ बेऔलाद हो गई थी और इस तरह हमारा भाई हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। ये थी मेरी अधूरी कहानी।